गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कई तो फोन ही करने लग गए, जैसे उनको लगता है मैं उठा ही नहीं। अरे यार, तुम्हें 2 दिन ही भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। हद है, मतलब है। ये आदमी उठता भी है, नहाता भी है, तो मैं एकदम ऐसे क्या मुंह उठा के सीधा ही क्लास लेने आ जाऊंगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी उठा हूँ। उठे हुए मेरे को आधे से 1 घंटा हो गया है, अब धीरे धीरे आदत सुधार रहे हैं। तुमने भी सुधारी है, मैं भी सुधार रहा हूँ। तो सभी लोग जो है वो अब तैयार रहे, आज अपन पॉलिटी में थोड़ा आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कल जनगणना वाले टॉपिक में मजा आया तुम लोगों को? किस किस ने क्लास ली थी? हाँ। सर, टेक्नोलॉजी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आती है हमारे बैच में। रिकॉर्डिंग सब में आती है, कोई ऐप में टेक्निकल इश्यू चल रहा होगा तब नहीं आएगी, और सब में आती है। अब सुबह 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 दरबार नहीं स्टार्ट करना, सुबह 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 अच्छे मूड के साथ 1 डेढ़ घंटे पढ़ना। जब मैं जाऊँ ना, तब मेरे को 9 बजे बता जाना कि और तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो सुबह सुबह तो पढ़े अपन केवल, और एक लाइन लिख देता हूँ, उस लाइन को समझ लेना कि ये टॉपिक जो है वो कल सुबह समाप्त होगा। और ये टॉपिक कल सुबह समाप्त होगा, तो समाप्त होते ही आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। कल मैं पढ़ाने आऊँगा, तब तक पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट को एक साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार किया जा रहा है, पुराने वाले को भी बेहतर बनाया जा रहा है। तो आज हम इतना पोर्शन पढ़ेंगे, 1858 तक आज हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम ये पढ़ेंगे, और परसों संविधान सभा पढ़ेंगे। स्पीड बनाए रखेंगे, माई लाइफ माई ड्यूटीज पहचानते रहेंगे। आवाज़ सबको आ रही है? पूनम जी, अगर आपको नहीं आ रही तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं स्टार्ट करता हूं। कल हम लोगों ने पॉलिटी के बारे में बहुत ज्ञान की बातें करी, आज हम पॉलिटी के बारे में थोड़ी काम की बातें करते हैं। ज्ञान की बातें हो चुकी हैं, अब थोड़ी काम की बातें करते हैं। और काम की बात यह है कि एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, और वो टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। कैसे अंग्रेज आए और उन्होंने जो है वो धीरे 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 जो है वो कैसे जो है वो दोस्तों आपके यहाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जो है वो अग्रसर किया। तो हम बात करते हैं आपके सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। हम पहले पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो है वो कितना संविधान के निर्माण के पूर्व जो है वो दोस्तों पृष्ठभूमि थी। फिर ब्रिटिश शासन, दो दोस्तों आपके यहाँ कंपनी से शासन क्राउन के पास आ गया था, मतलब 1858 से लेकर और 1947 तक कितने रूल्स आए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन के लिए वापस बोल देता हूं, सुबह का समय है, केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ने में। जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें हिस्ट्री से भी ज्यादा मजा आएगा। जब आपको पता हो कि बंगाल के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दोहरा शासन चलाया जा रहा था, और जो है वो दोस्तों राज्य के सारे अधिकार जो है वो केवल और केवल अंग्रेजों के पास थे, और जो है सारे के सारे उत्तरदायित्व जो है वो बंगाल के नवाब के पास थे। ये अपने आप में एक बहुत ही गलत परंपरा थी, जिसमें राजा और नवाब जो है वो दोस्तों जो है वो बिना अधिकारों के जो है वो चल रहे थे, और अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के चल रहे थे। ये जो शासन प्रणाली जो थी आपके यहाँ 1765 से 72 की, ये बंगाल के लिए सबसे खराब थी। बंगाल जो पूरे दुनिया के अंदर सबसे जो है वो संपन्न राज्य हुआ करता था, उसे अंग्रेजों ने जम के लूटा, जम के लूटा। तो उसके बाद में जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो सुधार होना स्टार्ट हुआ, और जो है वो आपके द्वेष शासन को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को स्थापित करती है और अपने हाथ में लेती है शासन को, और सबसे पहला एक्ट बनाती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1700, हाँ, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो दोस्तों याद रखें आप लोगों के लिए, 1773 जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट है, वो याद रख लेना आप लोग। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट। अभी सुबह सुबह जो है वो अभी वाइफ ने फोटो भेजी है, और फोटो बताइए किस चीज़ की भेजी है? ठीक है, फोटो इस चीज़ की भेजी है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, उन्होंने फ्रंट पेज पे बहुत बड़ा एड दिया है, और एड के अंदर जो है वो उनकी फ़ोटो दी है कि भाई हमारे जो है यहाँ से पढ़े हुए लोग जो है वो आरएस भी बने, एसआई भी बने। तो बताओ इससे बढ़िया और क्या चाहिए? ये भी अपने आप में मोटिवेशन है तुम लोगों के लिए कि तुम्हारे स्कूल वाले जो है ना उस समय तुम्हारी वैल्यू नहीं करते थे,
हाँ, मतलब अपने नाखून बढ़े हुए हैं तो भी अगर मतलब अपने को एक दिन की सहूलियत नहीं मिलती थी, काम पूरा नहीं है तो एक दिन की सहूलियत नहीं मिलती थी, और वही स्कूल वाले तुम्हारे निकलने के बाद पीछे से तुम्हें जो है वो ट्रैक करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ हुआ है, फिर तुम्हारी फोटो जो है वो अखबार के फ्रंट पेज पे डालते हैं। बताओ इससे ज़्यादा इंस्पायरेशन और क्या होगी, है ना। तो ये तुम लोगों को इसलिए बता, मेरे ला तो स्कूल वाला छापा को नहीं है ना, अत बड़ो एड तो यूनिवर्सिटी वाला छाप सके, इंजीनियरिंग आना कोई मतलब कोई, मारला कॉलेज वाला तो विश्वास को नहीं हो रहा होता नहीं मेरे ऊपर। तो ये इसलिए बताया कि तुम लोगों में मोटिवेशन रहे कि तुम अभी पढ़ रहे हो, तो जब आरएस में सिलेक्ट होगे तो पूरा समाज तुम्हारे साथ है। आज कोई हो ना हो, चाहे स्कूल कॉलेज, माता पिता तो हमेशा रहते ही हैं, पड़ोसी काको ताऊ मामो मामी मौसी से थारा जो है उस आ गया। ठीक है। अब दोस्तों जो है, हाँ कपिल का पूछना है सर अंग्रेज आए थे हमारे देश के लिए, सही था या गलत, कल ही मैंने पूछा था और एक प्रश्न बताया था। और क्या प्रश्न बताया था बेटा जी, कि बिना मतलब की बात नहीं पूछनी, तेरे मन से पूछ ले, तुझे पता था कि अंग्रेज गलत ही आए थे। अब गलती से आए और वो लूटते लूटते कुछ कल्याण का काम कर गए तो कर गए, छोटा मोटा कल्याण का काम हो ही जाता है? छोटा मोटा कल्याण का काम हो जाता है। कोई आदमी कहीं पे चोरी करने जाए और वहां आग लगने लगे तो वो आग बुझा के चोरी कर जाएगा, तो थोड़ा बहुत कल्याण तो हो ही गया ना कि उसने आग बुझा दी, और चोरी तो उसने की है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसने आग बुझाने का बहुत अच्छा कल्याण का काम किया, चोरी वो अपने उद्देश्य में तो सफल रहे, वो अपनी चोरी कर गए, उन्होंने खूब लूटा भारत को। तो अब इधर आ जाओ, बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, 1 घंटा लूंगा और ये 8-9 एक्ट आप लोगों को समझाऊंगा एकदम रिदम में। कमेंट सेक्शन अपना एकदम जो है वो बंद रखना, कमेंट सेक्शन जो है अपना एकदम बंद रखना, ताकि कल की तरह तुम जाओ तो तुम्हें जो है वो पूरा का पूरा याद हो जाए मामला। तो याद क्या करना अपने को, रेगुलेटिंग एक्ट जब अपने यहाँ पे जो है वो लेकर आए, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, विनियमन करना। क्या होता है, विनियमन करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो एक्ट से ही पता चल रहा है कि वो शासन को कंट्रोल कर रहे हैं, शासन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो दोस्तों 1773 में आता है, और इसमें क्या क्या प्रोविजन किए जाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। 1773 के अंदर जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। किसका दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को खुद को पता चला कि उन्होंने तो पहले इसे एक कंपनी समझा था, और ये कंपनी जो है वो भारत को खोजने निकली, और उन्हें पता चला कि ये हमारी कंपनी हमसे बहुत बड़े देश के ऊपर जो है वो राज कर रही है। तो उन्हें लगा यार अब तो कंट्रोल करना चाहिए। पहले तो ये कंपनी थे, व्यापारिक लोग थे, ये यहाँ आए यहाँ राज करने लगे, पहले तो इन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। ये कंपनी वाले बहुत बार इनको मेल करते, मैसेज, उस समय मेल मैसेज नहीं होते तो पत्र भेज देते भाई, तो पत्र वत्र भेजते, बताते कि साहब हमने इतने बड़े देश पे राज कर लिया। ये कहना ना तुम ऐसे ही करो, फालतू बातें, तुम्हारे पास कहाँ राज है। फिर जब इन्हें पता चला कि अरे यार ये तो बंगाल जो कि कम कम अपने आप में इंग्लैंड से बड़ा है, इतने बड़े पे राज करे बैठे हैं, तो इनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो यह पहला अधिनियम था जो कंपनी के काम को नियंत्रित करने के लिए कौन लेके आई, ब्रिटिश सरकार लेके आई। कौन लेके आई, ब्रिटिश सरकार लेके आई। पहली बार कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को मान्यता भी दी गई कि हाँ तुम जो है वो ठीक ठाक हो, बंगाल पे राज कर लो, तुम जो है वो ठीक ठाक हो, बंगाल पे राज कर लो, मतलब मान्यता भी दी। पहले तो कंपनी के व्यापारिक काम ही माने जाते थे कि कंपनी है, व्यापार करने गई है, पैसा कमा के आ जाएगी, वो इनको लाइटली लेते थे ब्रिटिश वाले। लेकिन बाद में पता चला यार इन्होंने तो बंगाल पे राज कर लिया, तो ठीक है तुम्हें व्यापारिक के साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके काम है उनको भी हम मान्यता देते हैं। फिर कहा जी हम बंगाल के मेन आदमी हैं, तो जो है वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने वाला, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्यों कहा जाने लगा, बंगाल को इंपॉर्टेंस देनी थी, बंगाल को इंपॉर्टेंस देनी थी। क्यों देनी थी, क्योंकि बंबई और मद्रास जो साइड में दो और इनके प्रांत थे, उसे बंगाल के अंडर कंट्रोल लेना था। तो फिर सबके एक जैसे नाम हो गए तो अंडर कंट्रोल कैसे होगा, सबके एक जैसे नाम होंगे तो अंडर कंट्रोल कैसे होगा, तो अंडर कंट्रोल तो नहीं होगा सबके अगर एक जैसे नाम होंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बताओ बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था भाई, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, हाँ फर्स्ट। किसी को भी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, मेरी तरफ से आवाज एकदम प्रॉपर है, और हमारे पास जो माइक है वो भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है। या तो हम यूज लेते हैं या कपिल शर्मा का आप शो देख लेना, वो भी यही माइक यूज लेते हैं, है ना।
अगर तुम लोगों ने नहीं देखा, नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा का जो है वो शो आ रखा है, तो उसमें जब आप देखोगे तो वो भी सेम ही माइक यूज लेता है, मैं भी वो सेम ही माइक यूज लेता हूँ। तो भाई इससे ज्यादा तो और हम अपने आप में क्या सुधार करें। तो क्या याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। और ये कार्यकारी परिषद में 4 जने रखे गए। क्या थे दोस्तों? कार्यकारी परिषद में कितने जने रखे गए? 4 जने रखे गए। क्या रखे गए? 4 जने इस कार्यकारी परिषद के अंदर रखे गए। अब यहां से जो है ना थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करो। देखो, तुम्हें बात पता चली कि अंग्रेज पहले कंपनी को केवल व्यापारिक कंपनी मानते थे, फिर उन्हें पता चला तो उन्होंने इनके लिए एक्ट बनाया, इन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई भी माना। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बहुत खतरनाक आदमी था। वॉरेन हेस्टिंग के बारे के अंदर है, यहां आप लोगों के लिए जो है वो टोटल कितने सदस्य थे? 4 कार्यकारी सदस्य थे। कितने? इसकी एक परिषद बना के 4 जो है इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें कितने? 4 सदस्य थे। और अब अंग्रेजों ने करते समय गलती कर दी। और वो गलती अंग्रेजों ने क्या की? ये 4 आदमी जब आए ना आपके यहाँ पे, कहां पे? इंडिया के अंदर है। तो इनमें एक आदमी का नाम था फ्रांसीसी। अब ये जो फ्रांसीसी था ना, इसे ये लगता था कि ये वॉरेन हेस्टिंग बहुत खराब है, ये वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बहुत खराब है। तो ये अपने साथ 2 आदमियों को और लेके आया था, क्योंकि ये 4 आदमियों में से एक तो पहले से जो है वो यहाँ वॉरेन हेस्टिंग के पास बैठा था। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ऐसी कहानियां, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं तुम्हें। जो 3 वहां से आए उनका नेता बन के आया फ्रांसीसी। और उसे लगता था कि इस वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत जो है वो करप्शन किया है, इसने बहुत पैसे लूटे, ये पैसे लूट लूट के अपने घर ही घर भेज रहा है, ना तो कंपनी को मजा आ रहा, ना सरकार को मजा आ रहा, किसी को लाभ नहीं हो रहा, ये बहुत करप्ट आदमी है। तो अब जो है वो आपके जो है वो सरकार रेगुलेटिंग एक्ट में कहती है कि 1+4 मेंबर है। क्या कहती है दोस्तों? सरकार रेगुलेटिंग एक्ट में कहती है कि 1+4 मेंबर है और सारे निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। सारे निर्णय क्या लिए जाएंगे? बहुमत से लिए जाएंगे। और सारे निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे तो मतलब बहुमत कितने वोट का चाहिए? 3 वोट चाहिए। और 3 वोट चाहिए तो वो फ्रांसीसी सबको बुला के लाया था। इनको एक बार जो है ना, हाँ, अवध की बेगमों को लूट लेना, बहुत सारे मामले थे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, हिस्ट्री में पूछोगे तो इसने किसी का पैसा नहीं छड़ा, अवध की बेगमों का पैसा ले गया, ये राजाओं का तो लूटे जो लूटे। अब 3 वोट जो है ना वो किसके पास दोस्तों? फ्रांसीसी के पास। किसके पास है? फ्रांसीसी व्यक्ति का नाम है, फ्रांस का नहीं है। और 2 वोट बेचारे जो है वो गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल जाए मीटिंग में, सामने वो 3 बेटे का बेटा करना वैसे कर ले, तेरा कोई निर्णय तो जो है वो पार नहीं होने दे। गवर्नर जनरल परेशान हो गया भाई साहब, बंगाल की गलियों में घूमने लग गया, लोगों से पूछने लग गया कि मैं गवर्नर जनरल हूं या नहीं हूं, ये तो बताओ तुम्हें, ये चल क्या रहा है, इनको कहां से भेज दिया? पहले मैं मौज कर रहा था बढ़िया, अब इनको भेज दिया, ये मेरा कोई काम ही नहीं होने दे रहे। और फ्रांसीसी बढ़िया, जैसे ही जब वो आए ना, वो तीनों साइड में बैठ जाए, उनके दिमाग में एक ही बात कि वॉरेन हेस्टिंग सबसे करप्ट आदमी है। वॉरेन हेस्टिंग क्या है? सबसे करप्ट आदमी है और इसका कोई काम नहीं होने देना। इसके बहुत दिन खराब चले। कितने दिन खराब चले? इसके 11 साल खराब कर दिए इन्होंने, 3 लोगों ने। वैसे बढ़िया काम किया, कंट्रोल होना जरूरी था। तो यहां से पृष्ठभूमि बनती है अगले एक्ट की। याद रखना, आगे जो है वो हम पढ़ेंगे तब अगले एक्ट की पृष्ठभूमि बनती है, क्योंकि आगे कार्यकारी परिषद के अंदर क्या होगा? आगे कार्यकारी परिषद के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। जब आगे चलते हैं 1773 के एक्ट में, तो तीसरा पॉइंट क्या है? पहले बंबई तथा मद्रास गवर्नर एकदम जो है वो क्या थे? एक दूसरे से स्वतंत्र थे। क्या थे? एक दूसरे से स्वतंत्र थे। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल कहेंगे। मतलब यहां से भारत में सत्ता का केंद्रीकरण चालू हो गया था। कि सत्ता का केंद्रीकरण क्या कहता है कि अब ये एकदम स्वतंत्र नहीं है, सब बंगाल के अंडर आएंगे, सब बंगाल के अंडर आएंगे। मतलब बंबई और मद्रास प्रांत जो था वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा। तीसरी बात ये, टेंशन मतलब सारा याद करवा दूं तुम तो आज वाले टॉपिक को तो ना
ऐसे बोझ लेके मत पढ़ना, मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको 99% लोग है ना ऐसे भाग के पढ़ते हैं और फिर ये कभी याद नहीं होते। 73 वाला 81 में दिखता है, 81 वाला 84 में दिखता है, 84 वाला फिर 93 में दिखता है, 13 में दिखता है, 33 में दिखता है, 58 में दिखता है, पता ही नहीं चलता आदमी। ठीक है, अब दोस्तों जो है वो आगे जब इतना काम अंग्रेजों ने कर दिया, अंग्रेजों ने पहले जो है वो मान्यता दे दी कि आप लोग यहाँ राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई हैं। उसके बाद में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, बंबई और मद्रास को इसके अधीन बना दिया। और उसके साथ साथ दोस्तों याद रख लेना आप, हाँ उसके साथ साथ जो है वो ये याद रख लेना कि मनीष एक बात कही मैंने आते ही कि मैं सुबह 1-1.5 घंटे बहुत एनर्जी से पढ़ाता हूँ, 1 महीने में तुम्हें पॉलिटिक कंठस्थ करवा दूंगा, लेकिन मुझे सुबह सुबह ये नहीं चाहिए। शाम वाली क्लास में तुम्हारे लिए आधे घंटे अलग से बात करने की रख लूंगा, मैं पहले ही बैठा रहता हूँ, फोन चलाऊँ इससे अच्छा भाई तुम्हारे लिए एक सेशन रख दूँ, बात करने का सेशन, है ना, बात करने, चर्चा का कोई सेशन, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, जब किताब आएगी तो हम एकदम भारी प्रचार करके बताएंगे कि किताब आ गई है, किताब आ गई है। अभी आपको पीडीएफ मिलेंगी जिसको आप प्रिंट निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आगे बात समझ में। आप कभी कमेंट नहीं करते हैं, अभी भी कमेंट नहीं करना है, पहले ही बता दिया मैंने, सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन है, पहली बार किया है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लास के बीच में नहीं, जाते टाइम या शाम को। आ रहा है सबको आनंद? आगे पढ़े। अब दोस्तों यहां प्रावधान किया गया और प्रावधान करते हुए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये नाम सुप्रीम था और कोर्ट कोई सुप्रीम नहीं था, नाम सुप्रीम कोर्ट था, वैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं था जैसे आज अपना सुप्रीम कोर्ट हो। आज अपना सुप्रीम कोर्ट हो वैसा नहीं, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अतिरिक्त न्यायाधीश रखे गए, लेकिन जो है ये नाम का ही सुप्रीम कोर्ट था। और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो है वो किसे बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, किसे? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। ये नाम का ही था, क्योंकि इससे ऊपर भी तुम लोग जो है वो अपील कर सकते थे, इससे ऊपर भी तुम लोग जो है वो अपील कर सकते थे, इससे ऊपर तुम ब्रिटिश की प्रीवी काउंसिल के अंदर जो है, प्रीवी काउंसिल के अंदर जो है वो तुम लोग जो है वो अपील कर सकते थे। और इसका क्षेत्राधिकार इतना ज्यादा नहीं था, केवल कलकत्ता शहर में ही था, तो नाम का सुप्रीम कोर्ट था, पर इन्होंने बना दिया। तो अपन पढ़ लेते हैं कि आपके यहां 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। और दोस्तों याद रखना कि यह अपने आप में सर्वोच्च नहीं था, इससे ऊपर भी आप जो है वो अपील कर सकते थे। वो कहां? प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में कर सकते थे। इसका क्षेत्राधिकार भी बड़ा नहीं था, कलकत्ता तक ही था। यहां से चीज निकल के आती है 2, तब याद होगा। बहुत सारे लोग, क्या मैं बहुत सारे लोग बता सकता हूं जिनको 1781 और जो है वो दोस्तों आपका जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद नहीं होता, समझ में नहीं आता। मैं आज आप लोगों को याद करवा दूं, किस किस को समझ में आया हुआ? कभी नाम तो सुना हुआ है? एक तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट और एक पिट्स इंडिया एक्ट। यहां इसकी पृष्ठभूमि अगर आप लोग है ना थोड़ा सा समझोगे ना तो दोनों के दोनों याद हो जाएंगे। पर पहले मुझे यह बता दो, 1773 का एक्ट जो है आपका, 1773 का एक्ट क्या कहता है कि अब कंपनी जो है वो राजनीतिक एवं जो है वो प्रशासनिक इकाई भी बन चुकी है। कजी जायज बात है। बंगाल के गवर्नर जनरल को हम जो है वो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल कहेंगे। और पहला वॉरेन हेस्टिंग था। बंबई और मद्रास को अब इसके जो है वो अधीन करेंगे, मतलब केंद्रीकरण चालू हो गया। और इसकी सहायता के लिए 1+4 की एक कार्यकारी परिषद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्यकारी परिषद बनाएंगे। इसके सारे निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। कजी जायज बात है। और इसके लिए जो है हमने जो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, एक हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया। इतनी बात किस किस को दिमाग में? हाँ, सभी के मिक्स हो जाते हैं। आज के बाद कभी भी आने वाले 2 एक्ट जो है वो कभी भी आप लोगों के मिक्स नहीं होंगे। और एक एक्ट का नाम है 1781, एक एक्ट का नाम है 1784, कभी नहीं होंगे। ये तो याद हो गया। अब मैंने तुम्हें 2 विवाद बताए यहां पे, और 2 विवाद क्या थे? एक विवाद तो चल रहा था दोस्तों आप लोगों का, कौन सा? एक विवाद तो चल रहा था गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद में।
गवर्नर जनरल का चाह के भी काम नहीं हो रहा था, और एक विवाद चलने लग गया सुप्रीम कोर्ट का। ये जो कोर्ट बनाया ना कलकत्ता में, इस कोर्ट ने आते ही ना अफरा तफरी मचा दी। आते ही क्या मचा दी? अफरा तफरी मचा दी भाई साहब। इसने जो है वो बहुत ज्यादा निर्णय देने स्टार्ट कर दिए। तो ये तब तक ठीक था जब तक ये भारतीयों पे निर्णय दे रहा था, लेकिन ये अपने आप में ज्यादा एक्टिव होके इसने ज्यादा काम करना चालू किया, और जो कंपनी के अधिकारी थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो खुद ब्रिटिशर्स थे, उनको भी ये अपने रडार में लेने लग गया, और उन पे भी कार्यवाही करने लग गया, उन पे भी जो है वो कार्यवाही करने लग गया। अब अंग्रेजों को इतना थोड़ी पचे, अगला भी तो सामने वाला अंग्रेज है कि मैं भी लूटने आया, तू भी लूटने आया, जब दोनों लूट ही रहे हैं तो तुम काहे के न्याय कर रहे हो? अंग्रेजों को इतना थोड़ी पचे। तो जो सामने वाले जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स, जो अधिकारी थे कंपनी पे, जब उन पे 4-5 कार्यवाही हुई ना, जब उन पे 4-5 कार्यवाही हुई ना, कार्यवाही होते उनका पेशेंस लेवल जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया, ना ना भाई साहब ये थे कोर्ट कार्ड बनाओ, भारतीय पर लागू करने बनाओ, हमारे पर ज्यादा 3-5 करने की जरूरत को नहीं मैं आज रे वहां अटैन काल रहे मैं जाऊं, हमारे ब्रिटेन थे, कर लो तारो व्यापार। ये ऐसा विरोध होने लगा। तो यहां से दोस्तों जो है वो दो विरोध हैं, और दो विरोध क्या है? एक तो कार्यकारी परिषद है, एक तो जो है वो दोस्तों आपकी कार्यकारी परिषद है, और आपके यहां पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद होता है, एक कार्यकारी परिषद में विवाद होता है। एक क्या होता है दोस्तों? कार्यकारी परिषद में जो है वो दोस्तों विवाद होता है। इन दोनों विवादों को जो है वो खत्म करने के लिए एक पहला एक्ट हम 1781 में लाते हैं, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इन दोनों के बीच सेटलमेंट करवाया जाता है। और अगला एक्ट हम 1784 में लाते हैं, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। संयम बनाए रखें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और आपका जो है वो दोस्तों बोर्ड दोनों समझ में आ जाएंगे। मैं कोई चीज नहीं छोड़ के जाऊंगा, जिसमें एक आपका जो है नियंत्रण बोर्ड होगा, एक आपका जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। मैं एक एक चीज याद करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें जो है वो संयम रखना पड़ेगा। देशराज कल एक बात कही थी कि समय से पहले जो है वो कुछ नहीं मिलता, तुम्हें जो अभी मिल रहा है उसका आनंद लो और उसे याद करने की कोशिश करो कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो है वो जब मुझे पता है ना क्या क्या याद करवाना है, क्या क्या याद करवाना है, मैं तुम्हें जिस लेवल से पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद में तुम कंपैरिजन किसी भी संस्थान के नोट से कर लेना, मेरी गारंटी है। नोट्स फॉर्मेटिंग इतनी शानदार है कि मैं खुद 2-2, 3-3 घंटे जो तुम्हें 1 घंटे में पढ़ा के जा रहा हूं ना, उस पर 3 घंटे लगा रहा हूं, है ना, ताकि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। पहले मैंने सारा कंटेंट सही करवाया, अब मैं जो है वो ग्राफिक्स वाले के पास बैठ के और ये पूरी फॉर्मेटिंग में पास बैठ के करवाता हूँ कि भी इसको इधर लिख, इसको इधर लिख, तभी इतने सरल नोट्स बन रहे हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि आगे आने वाले जो आपके दो एक्ट जो हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का और 1884 का, ये दोनों एक्ट जो हैं वो क्यों बनाए गए। तो ये दोनों एक्ट क्यों बनाए गए दोस्तों, याद रह जाएगा तुम लोगों को कि कार्यकारी परिषद और सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था, और इधर कार्यकारी परिषद में गवर्नर की नहीं चल रही थी। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बात करते हैं। तो जब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को बात करते हैं, तो वहां पे 5वां प्रोविजन क्या था दोस्तों, याद रखिए 5वां प्रोविजन जो था वो ये था कि कंपनी के कर्मचारी जो है कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे और उपहार एवं रिश्वत भी नहीं लेंगे। तुम्हें करना है जितना व्यापार क्या करो, कंपनी के माध्यम से करो। ऐसा नहीं कि कंपनी के लिए 4 किलो सामान खरीदने जाओ, 2 किलो खुद के लिए भी खरीद लो और जाके ब्रिटेन में बेच दो। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले केवल कंपनी के अंडर था और ज्यादातर काम व्यवसायिक काम को नियंत्रण करने का काम करता था। लेकिन इसे एक्सप्लेन आगे किया जाएगा जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बन जाएगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बन जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें। तो 5 पॉइंट तुम्हें याद रह जाएंगे क्या, 5 पॉइंट 1773 के तुम्हें याद रह जाएंगे क्या, 5 पॉइंट केवल। 5 पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं कि भाई एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दे दी, आपके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, पहला वॉरेन हेस्टिंग जो था बंबई मद्रास को अधीन ला दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें 1+4 मेंबर थे, बहुमत से निर्णय लिए जाते थे, निजी व्यापार कोई आदमी कर नहीं सकता, किसी से गिफ्ट या रिश्वत कोई आदमी ले नहीं सकता। इतना किसको समझ में आ गया, इतना किसको समझ में आ गया, हाँ बताओ।
हाँ, सभी तुम लाइव हो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो एकदम क्लियर कट बात है, उसके बाद में मैं इस चीज पे चर्चा नहीं करना चाहता। आगे से अगर कोई किसी ने मैसेज किया तो ब्लॉक बाकायदा हो जाएगा, है ना। आपको पहले से बता देता हूं कि आपके मार्केट में जो कंप्लीट नोट्स आएंगे वो हमारा अधिकार है कब आएंगे। हम ट्राई कर रहे हैं, नवरात्रा तक आएंगे, अभी हमें 2 महीने और लगेंगे। क्लियर। आपको पढ़ाए हुए टॉपिक की पीडीएफ कब मिलेगी मेरी क्लास की? जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके साथ ही मिल जाएगी। क्लियर बात। पीडीएफ आप प्रिंट निकलवा लेना, पढ़ लेना, तुम्हारा जी करे वो कर लेना, स्टेटस लगा देना। आ गई बात। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर मेरे पास 20-30 मिनट और बताएं। 20-30 मिनट में मैं इतना ही बताऊंगा। दीपक, इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ चलेंगे ना, तब पढ़ेंगे इन दोनों को अलग करके। तो एक बार रुक जा, 5 मिनट थे बस, रख ले। बोला था, लेकिन अच्छे काम में समय लगता है। ये बता दो, ये 2 डाउट, इसके अलावा कोई डाउट है? और क्लासें अच्छे चल रही है, फीडबैक तो दो। हाँ। और ये जो पीडीएफ मिलेगी ये A4 सीट के अंदर मिलेगी, ताकि तुम्हारे पेज कम से कम प्रिंट हो। सीटी की बूस्टर बुक जो है वो सीटी के एग्जाम से जो है वो 1 महीने पहले 1 सितंबर को आएगी। करंट अफेयर की जो है वो 6 मंथ की करंट अफेयर, ठीक है। और उसके साथ में सूजस, करंट अफेयर प्लस सूजस, ये 1 अगस्त को आएगी किताब। और जो है वो आपकी आर्थिक समीक्षा और बजट जो है वो 1 अगस्त को आएगी। और डाउट बताओ मेरे को, बात ही कर लेते हैं 5-7 मिनट। सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं? बहुत बढ़िया। बताओ। आरएस वालों को डिप्टी जनरल की करनी चाहिए, करनी चाहिए। ज्योग्राफी की क्लास कब लगेगी? जब ये 5 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे बाद में लगेगी। अभी जो 5 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, 4, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, साइंस टेक और इंडियन हिस्ट्री, खत्म होने के बाद जब बुक्स आएंगी तो कंप्लीट सेट आएगा। कंप्लीट आरएस पीएसआई के लिए पूरा आएगा, जाके बुक डिपो से लेना, पैसे लगेंगे। और कोई संदेह? टेक्नोलॉजी वाले सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। टाइम चेंज कर दो, नहीं होगा। हाँ, अब एक आदमी पूछे गुरुजी नोट्स हाथ से बनाए नहीं बने, वो तुम्हारा है। सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। और कोई बात, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। हाँ, अलग अलग भी ले सकते हो। हाँ, इसमें जो है 20 बुक्स आएंगे। आप चाहो तो एक एक ले लेना, आप चाहो तो दो दो ले लेना, आप चाहो तो तीन तीन लेना, नहीं तो 20 की 20 ले लेना। हम्म। ऋतुराज सर से पढ़ के मजा आ गया। हिंदी की क्लास पहले से क्लियर कर देता हूँ, 15 अगस्त से लगेगी। पहले ये 4 सब्जेक्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हिंदी की क्लास लगेगी। और डाउट? कौन से बैच में हो सोनिया जी? कंप्लीट पढ़ा के गए हैं सर आपको इंडियन ज्योग्राफी। अब सर वापस आएंगे तब करवाएंगे, खुद भी तो यार सिलेक्टेड है वो, 2 बार आरएस सिलेक्टेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वापस आएंगे तब करेंगे। और बताओ। हाँ, तो आपकी जो ज्योग्राफी क्लास अगले साइकिल में वापस आएंगे सर। एक बार वो सिलेबस करवा गए आधे बैचों में, अब आधे बैच में जो आगे आएंगे तब करवा देंगे। हाँ, नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? तुम ये टॉपिक कहीं पे भी जाके पढ़ लेना, तुम्हें लगेगा कि यहाँ सबसे सही है। क्योंकि जब मैं बैठ के खुद नोट्स बनाता हूँ तो सारी चीज़ों से समेट के ही तो एक बढ़िया तुम्हें गुलदस्ता बना के देता हूँ। हम्म। क्लियर। हिंदी का कोर्स 15 अगस्त से चालू होगा। तो दोस्तों आपके जो है वो मोटा मोटी जो सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और बताओ। वो मैं करवा दूंगा महेश। और ना, नहीं करवाएंगे। केवल इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी सुरेश सर करवाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी केडी सर करवाएंगे।
वो हमें पता है ना कौन करवाएंगे, तुम अपना ध्यान रखो। और बताओ, सारे टीचर मस्त पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप तो पढ़ाओ सर, इनका तो काम ही यही है। हाँ, ये कौन है? एक सेकेंड, चल रहा हूँ मैं आगे। तो पहले एक भाई से बात। सर पहली बार मैसेज करना पड़ा कि कब, हाँ। अब एक दो चार लोगों ने कहा कि सर हमें 6 महीने में और सब कुछ करवा दिया, इको पॉलिटी नहीं करवाया। तो देखो देवताओ, इको में एक बार करवा के गया था। इको जो है वो नए बजट के आने के बाद में 23 जुलाई बाद ही होगा। पॉलिटी एक बार जाकर सर से करवा दी थी, तुम्हें समझ में नहीं आई तो दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पुराने बैच वालों के लिए जो है वो क्या है, ऑफर है, अवसर है, इसका लाभ लीजिए, नखरे नहीं। आई बात समझ में? और मैं पिछले 4 महीने से कैसे पढ़ा था? 4 महीने में मेरी दो तो सर्जरी हो गई, एक घर में शादी थी, फिर में मैंने सारी क्लासें आप लोगों के लिए लगवाई। लो खराब करो तो तुम्हारा करो। मेरा इच्छा था कि आज मैं टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन तुम अपने लखनऊ से रहोगे। गुरुजी नोट्स और बुक में सेम फॉर्मेट होगा जी, सेम फॉर्मेट होगा। वो अंजलि जी हमारा क्षेत्राधिकार है कि हम किससे पढ़वाएं। ठीक है, बबलू अगली बार लग जाएगी। हाँ जी, एक बार करवाया हुआ है तक्षशिला बैच में, वापस करवा देंगे। हाँ, और बताओ, नए वालों का आनंद आ रहा है ना? बातें कर लो तुम। नए नए आए हो, दो चार आए हो ना, तो तुम्हें अब आदत हो गई है। हाँ, बातें करो बातें। पढ़ो क्यों, क्या मतलब है? इतना अच्छा फ्लो बना हुआ था, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है? हाँ, तो पहले खरीद ली तो उसको भी रखो। अभी ऐसी तो सामान्य चीज है, लाडली साल में शर्ट ले रहे हो, अब कभी ले रहना ही पड़े। हम्म। और बताओ। वो आपको मुकेश रिकॉर्डेड उपलब्ध करवा देंगे। पहले ये सारे सब्जेक्ट जो है वो, ये नए जो है ना, पहले केवल और केवल ये 4 सब्जेक्ट पूरे होंगे, उसके बाद ही आगे बात करेंगे। पढ़ा दीजिए सर, ऑफिस जाना है, अब क्या करें जी। इनको पढ़ना ही नहीं है, मेरे को भी जाना है। हाँ सर, लड़के पटवार की बुक के लिए पूछ रहे हैं, तो तू जो है वो ध्यान दे ले तेरी क्लास में भाई। सर ये तो ऐसे ही बकवास करेंगे सर, आप तो पढ़ाओ, ये तो टाइम खराब करते हैं। ऑफर खत्म हो चुका है, अब कोई ऑफर नहीं है। सर ड्यूटी जाना है, जल्दी पढ़ा दो, मेरे को भी जाना है। तो अब तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं सोचा तुम्हें मजा आ जाए क्लास में। पहली बात, एक चीज जाते जाते और बता देता हूँ, है ना, ज्यादा सहन ना मत हो। मैं थाने छोटा भाई जी में पढ़ा रहे हूँ, और थारी एक एक चीज को जवाब दे रहे हूँ, तो इसकी वैल्यू समझो। एक एक यहाँ अगला प्लेटफॉर्म पर हो जो थाने एकदम पूरी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है, और हर दिन थे सिलेक्टेड मिल रहे हो। मैं मारे टाइम सिलेक्टेड मिलने और बात करने तानी भी तरसता कि कोई सिलेक्टेड ने जानांगे, तो सुबह शाम एक सिलेक्टेड को माथो खाओ, है ना। तो ये तो थाने ध्यान हो कि 3 बार जो है वो मैं इंटरव्यू दे दूँ, सिलेक्शन थारे सामने है, तहसीलदार खुद हूँ। तो थारो और ये चीज़ की वैल्यू रखो, और हर कोई सारे दिन कमेंट में हो हाँ मत करया करो। दूसरी कोचिंग वाला ने पूछो कि गुरुजी मिल रहा है ये कदे कोई, तो तुम्हारे लिए ना तो कोई रणनीति की कमी है, ना कंटेंट की कमी है, ना कोई मार्गदर्शक की कमी है, कोई कमी नहीं है। पर कम से कम जो है वो थोड़ा सम्मान मेरा ना एज ए मास्टर भी कर लिया करो, और एज ए सिलेक्टेड भी कर लिया करो। तुम्हारे लखनऊ से है ना, मेरे को लगता नहीं है फिर इस बैच में मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं पूरा पढ़ा जाऊंगा और तुम्हें पूरा मजा आ जाएगा, पर जो है वो प्रश्न जो है वो उकचुक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी वैल्यू सुधार लो। और इसलिए मुझे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि ये जो आरएस का बैच है वो 15 का नहीं सर, कम से कम 30 का करो, ताकि गंभीर इस विद्यार्थी ले सके। कोई मजे के लिए जब से ये आरएस की तैयारी चालू हुई है ना, तब से मजा ही खराब कर दिया इस तैयारी में लोगों ने। हाँ, क्योंकि मजे के लिए पढ़ने लग गए। बस घर वालों ने कह दिया क्या करोगे, कहा आरएस की तैयारी कर लेते हैं। बच्चा 4 साल से पढ़ रहा है, पता कुछ है नहीं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हो या वैसे कमेंट करने के लिए पढ़ रहे हो? तो थोड़े लक्षण सुधार लो। लेकिन ये कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे केवल और केवल जो है वो कमर्शियल काम हो। नहीं, मैं इलाज सही में ही कर दूंगा, और फिर बाद में तुम लोगों को बुरा लगेगा। फिर तुम लोगों को सही में बुरा लगेगा। तो ये जो दो चार खुरपेंच है वो कृपया करके थोड़ा सा
तुम तुम्हारा ही खराब कर लोगे, मेरा कुछ खराब नहीं होगा। कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा तो तुम्हें बाद में वो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। मूड तुमने सुबह सुबह मेरा खराब कर ही दिया, अब मेरा खुद का मन नहीं कर रहा। जिस एनर्जी के साथ मैं उठ के आया था, और तुम्हें बेवकूफ़ों को पता भी है कि ये बीमार आदमी है, 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकता। 3 महीने में मेरी 2 बार सर्जरी हो गई है। मेरे को डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि 1 महीने तक और आप बेड रेस्ट करो। फिर भी मैं ध्यान है कि भी थारो पेपर है, मैं कवर करवा रहे हो नहीं, मैं दूसरे टीचर लगवा पॉलिटी पढ़ा दूंगा, दूसरे टीचर लगा पॉलिटी पढ़ा दूंगा। बैठे रहो बोले, पहली में मैं पॉलिटी जाकर जो पढ़वाई, मार्केट में घना ही टीचर है, तने पॉलिटी पढ़वानी है, मेरे पढ़नी जरूरी थोड़ी है, मैं पढ़ा दूंगा, फिर बैठे रहोगा। अजीब आदमी हो यार, कोई मतलब समझ ही नहीं है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आगे जो है वो दोस्तों, उसमें 2 विवाद थे। एक सुप्रीम कोर्ट और आपके अधिकारियों के बीच विवाद था, एक जो है वो कार्यकारी परिषद में विवाद था। पहला विवाद हमने खत्म किया, और विवाद खत्म कब किया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। याद रखें, ये रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधन था, ये रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधन था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद चल रहा था, और ये जब विवाद चल रहा था तो इस विवाद को जो है वो समाप्त करने के लिए जो है वो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और इसमें कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया कि वो किसी भी अधिकारी, कंपनी के किसी भी कर्मचारी की कार्यवाही की जो है वो जांच नहीं करेगा, कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्मचारी जो है वो सरकार के अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, वो कर्मचारी सरकार के अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सरकार के अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो विवाद जो था ना, ये बेसिक विवाद जो था वो किसके अंदर था कि कार्यकारी जो आपका 1700 जो है वो दोस्तों 81 का था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ये एक तरीके से अपने आप में संशोधन था। तो संशोधन जो था ये दोस्तों, तो याद रखना, ये जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट के बीच के विवाद को जो है वो सॉल्व कर लिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट कंपनी के किसी कर्मचारी पे कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि वो जो है वो कंपनी के अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं कर रहा है, वो तो इस कंपनी के लिए, इस ब्रिटेन के लिए काम कर रहा है। डन? श्योर? एकदम क्लियर बात। अब जो 1784 का जो है वो दोस्तों आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये एक्ट क्या कहता है बेटा जी? ये एक्ट कहता है कि गवर्नर जनरल की अगर चल ही नहीं रही है तो इस बेचारे का थोड़ा कल्याण करो। कह जी क्या कल्याण करें? कि इसकी कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य कम कर दो। क्या कर दो? 1 सदस्य कम कर दो। कह जी 1 सदस्य कम कर दिया तो अब बचे 1 + 3 है। अब अगर 2-2 की वोटिंग हो गई तो क्या करें? अगर 2-2 की वोटिंग हो गई तो निर्णायक वोट, विटो वाला वोट जो है, निर्णायक वोट गवर्नर जनरल को दे दो। निर्णायक वोट गवर्नर जनरल को दे दो। फिर एक आदमी ने पूछा कि जी अगर 2 वोट गवर्नर जनरल को ना मिले तो फिर वापस भेज दो। यहाँ के गवर्नर जनरल ने रा करके कर सो जगह 2 वोट ही को नहीं, वो आपकी परिषद में 4 आदमी मुंह 2 आदमी नहीं सागे कौन राक्ष है, 1 आदमी नहीं सागे कौन राक्ष है, तो फिर भी गवर्नर जनरल रहने को हक को नहीं, फिर भी गवर्नर जनरल रहने का हक नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड के पीएम उस समय विलियम पिट थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य की कमी की गई। अब कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य ही हैं, तो 1 + 3 की संरचना हो गई। और दोस्तों निर्णायक वोट का अधिकार अभी जो है वो दोस्तों गवर्नर जनरल के पास आ गया। किसके पास आ गया? गवर्नर जनरल के पास आ गया। और इसके तहत अब हम लोगों ने एक रिफॉर्म और किया कि पहले एक संस्था चलती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन अब हमने 2 संस्थाएं बना दी। अब हम लोगों ने 2 संस्थाएं बना दी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से चलती थी, जो कि कंपनी की एक संस्था थी जो व्यवसाय पे नियंत्रण करती थी। जो किस पे नियंत्रण करती थी? व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उन पे नियंत्रण करती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, वो राजनीतिक नियंत्रण के लिए बनाया। यह कंपनी के राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों को नियंत्रित करने के लिए बनाया। कंपनी के भी कई काम थे,
कंपनी व्यापार कर रही है, उसके कंट्रोल के लिए कौन सा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम जो है वो दोस्तों जो है वो क्या था? आपकी कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका काम क्या है? रेवेन्यू का कोई मामला हो, चाहे कोई मामला नागरिक संबंधी हो, चाहे कोई मामला राजनीतिक मामला हो, उनको कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। उनको कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। तो कभी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यवसायिक नियंत्रण के लिए दोस्तों बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अब अंग्रेज सरकार जो थी, जो ब्रिटेन में बैठी सरकार थी ना, उसको कंपनी पे कंट्रोल करना था। उसकी इच्छा थी कि यार कंपनी पे कंट्रोल करें, उसकी इच्छा थी कि कंपनी पे कंट्रोल करें, बहुत पैसा कमा रही है। आगे देखना, इन दोनों को ही खत्म कर देंगे। आगे देखना, इन दोनों को ही खत्म कर देंगे, एक नया पद बनाएंगे आगे आप जाओगे तो। और वो नया पद क्या होगा? वो भारत सचिव का पद होगा। क्या होगा दोस्तों? वो भारत सचिव का पद होगा। और जो भारत सचिव होगा ना, वो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, और वो वहीं से बेटा पूरे भारत को चलाएगा। उसके साथ 15 आदमी अलग से होंगे, और उसके खर्चे हम भरेंगे, उसके खर्चे हम भरेंगे, उसके खर्चे हम भरेंगे। तो अब मैं रिपीट कर रहा हूं और उसके आगे चल रहा हूं। तो तुम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह पढ़ा कि दोस्तों जो है वो अब ये एक प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई है। अब ये एक प्रशासनिक है और राजनीतिक इकाई के रूप में जो है वो दोस्तों इसे मान्यता दे दी गई। और उसके साथ साथ बंगाल का गवर्नर जनरल इसे कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल इसे जो है वो कहा जाने लगा। ये लोग जो है वो दोस्तों इन्होंने बंबई और मद्रास को जो है वो अधीन कर लिया। बंबई और मद्रास अब बंगाल के अधीन होंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा निजी व्यापार है, और दोस्तों जो है वो निजी व्यापार है, और रिश्वत का मामला जो है वो निजी व्यापार रिश्वत है मामला जो है वो आप नहीं कर सकते। और याद एक ही चीज रखनी है, और क्या रखनी है कि एक तो महत्वपूर्ण स्थापना सुप्रीम कोर्ट की हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे उस समय जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में स्थापना हुई, और एक कार्यकारी परिषद के अंदर जो है वो दोस्तों जो है उसका गठन हुआ। कार्यकारी परिषद के अंदर जो है बेटा जी आपके 1+4 मेंबर रखे, निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। अब अगले 2 एक्ट इन्हीं से निकलते हैं, क्योंकि विवाद अब सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच होने लगा। इसके विवाद के निपटान के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जो कि 1781 में आया, कि कंपनी के किसी कर्मचारी पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही नहीं करेगा। और फिर दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, और कहा गया कि कार्यकारी परिषद में अब 1+4 मेंबर नहीं होंगे, अब 1+3 मेंबर होंगे। और निर्णय जो है वो दोस्तों जो है वो निर्णायक वोट जो है वो दोस्तों आपके गवर्नर जनरल के पास होगा। और उसके साथ साथ यहां पे बोला गया कि 2 संस्था होगी। एक संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी, जो राजनीतिक मामलों पे कंट्रोल करेगी कंपनी के, और एक संस्था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगी, जो दोस्तों व्यवसायिक मामलों पे नियंत्रण करेगी। अब भी नहीं आया समझ में तो समस्या है। क्या हो सकता है कि तुम्हारे ईयरफोन में समस्या हो, ऐप में समस्या हो सकता है कि तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से समस्या नहीं है। हाँ, अन्य न्यायाधीशों के नाम याद नहीं रखने, फिर हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ रहे हो ना। अब हमारी तरफ से जो है वो समस्या नहीं है। अब समस्या जो है वो अगर है तो वो आपकी तरफ से है। हो सकता है कि ईयरफोन खराब हो, कुछ और चीज़ खराब हो। मेरे हिसाब से ये सबसे सरल है, जिसमें पूरी भूमिका बना के पूरा मामला मैंने तीनों याद करवा दिए हैं। डन, चलें आगे। ओके बात। हाँ, अब थोड़े स्पीड से पढ़ लो। अब केवल और केवल 4 एक्ट और पढ़ने अपन लोगों को। कोई बात नहीं शान, 5 मिनट पहले जाना, पूरी बात दे दी है। आगे समझ में? नहीं शिवा जी, ये नहीं बोल सकते हम। छप गया दिमाग में? ऑल सेट? हाँ, निशा कह रही है कि सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। निशा इसी क्लास को 3 बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। और जब 3 बार देखो तो जो बीच में पिछले 5 मिनट खराब हुए हैं उनको 3 बार और देख लेना। सर टाइम होने वाला है, जल्दी करो। अभी इतना जल्दी भी नहीं कर सकता मैं, 9 बजे तक तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा।
ये मामला सेट है। आगे चलो, मैं आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जो है वो, हाँ अब आगे बात ये, हाँ अब बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर। अब आपके हर 20-20 साल से जो है चार्टर एक्ट आएंगे, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार जो है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल स्टार्ट करेगी। अब इन्होंने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते हुए इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आगे आने वाले 20 साल तक जो है वो कंपनी व्यापार करती रहेगी। आगे आने वाले तक 20 साल तक कंपनी जो है वो व्यापार करती रहेगी, हम कोई समस्या नहीं करेंगे। ठीक बात है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में जो नियंत्रण बोर्ड, जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसके सदस्य और कर्मचारियों का वेतन भारत से दिया जाएगा। यहाँ से जो है वो वेतन है दिया जाएगा, दे दो भाई, है ना, ये याद रखना है। तो ये आप लोगों को जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण बोर्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण बोर्ड, याद रखना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, निदेशक मंडल आपका। तो अंग्रेजी हिंदी का थोड़ा ध्यान रख लो, कहीं गलत कराओगे। अब इधर देख लो, पढ़ा दूं मैं अब जो है वो, तो 3 एक्ट पढ़ाता हूं, उसके बाद में सारे रिवाइज कराऊंगा, एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। पहले अब जो है 15 मिनट शांति रख लो, और इस सहूलियत के लिए मैं जो है वो कमेंट बंद कर रहा हूँ 15 मिनट। अब आ जाओ इधर। तो चार्टर एक्ट 1793 आता है, और 1793 का चार्टर एक्ट कहता है कि कंपनी 20 साल तक भारत में और व्यापार कर सकती है। ठीक बात है जी। और जो ये आपका नियंत्रण बोर्ड बनाया था राजनीतिक नियंत्रण के लिए, उन लोगों का जो है वो खर्चा सैलरी भारतीय कोष से दी जानी पड़ेगी। का ठीक बात है जी। का और कोई बात, का और कोई बात यह है कि हम लोगों ने जब बंगाल के अंदर जो है वो एक व्यवस्था बना दी कि बंगाल के अंदर जो है वो आपका एक गवर्नर जनरल होगा, और उसके साथ साथ 3 मेंबर हो सके उसकी कार्यकारी परिषद में। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमें और प्रांतों में भी बना देनी चाहिए। का जी बना देनी चाहिए। तो कहिए जो बंबई और मद्रास है, बंबई और मद्रास जो है, ये बंबई और मद्रास जो अन्य प्रांत है आपके, इन प्रांतों में भी अब एक गवर्नर होगा, और उस गवर्नर के साथ 3 मेंबर होंगे। इनमें भी एक गवर्नर होगा, और उस गवर्नर के साथ जो है वो क्या होंगे, 3 मेंबर की एक परिषद होगी। 3 मेंबर की एक परिषद होगी। तो किसी ने बैठे बैठे पूछ लिया कि ये गवर्नर है, जनरल तो यहाँ होगा, और हर राज्य के अंदर गवर्नर होंगे, तो इसकी अपनी कार्यकारी परिषद होगी और इनकी अपनी कार्यकारी परिषद होगी। जायज बात है। हमारे यहाँ भी तो होता है ना, भारत के अंदर जो है वो पीएम साहब और उनकी मंत्री परिषद है, राज्यों में सीएम साहब और उनकी मंत्री परिषद है। ऐसी व्यवस्था कर दी। पर किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो अंग्रेजों ने कहा कि नियुक्ति कंपनी को बहुत दिन हो गए मजे करते हुए, ये नियुक्ति का काम अब जो है ब्रिटिश सरकार करेगी। क्योंकि उनका मेन उद्देश्य क्या था, ये कंपनी ने आके राज कर लिया, इस राज को छीनो, लेकिन एक साथ नहीं छीन सकते। तो कैसे करो भाई, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को अपने हाथ में लेना था भारत को, तो उनको एक मौका चाहिए था, और वो मौका 1857 की क्रांति से हमने उन्हें दिया। लेकिन तब तक वो कंट्रोल कर रहे थे, कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे। तो याद रहे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर, सेनापति, इन सब की नियुक्ति के लिए इंग्लैंड के सम्राट की स्वीकृति जरूरी है। इंग्लैंड के सम्राट की स्वीकृति जरूरी है, बस जायज बात। तो 1793 से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, 1793 से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। बस याद करने वाली सी बात बनती है कि 20 साल के लिए आगे थोड़ा व्यापार और चालू कर दिया। ये नियंत्रण बोर्ड का वेतन भारत के पैसे से दिया जाएगा। राज्यों में भी एक गवर्नर और परिषद की बात कर दी, इनकी नियुक्ति विक्ति इंग्लैंड वाले करेंगे। अब इंपॉर्टेंट आपके जो एक्ट है उसके ऊपर चलते हैं। 1813 के एक्ट के अंदर, 1813 के एक्ट में 2-3 बातें जो हैं वो काम की हैं, और वो 2-3 बातें जो हैं उनके ऊपर हम लोग अभी से बात करते हैं। 1813 का जो एक्ट आया उसके बाद में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस हुए। पहला चेंज ये हुआ कि 20 साल तक जो है वो तुम लोग और व्यापार कर लो। क्या कर लो, 20 साल तक तुम लोग और व्यापार स्टार्ट कर लो। याद रखना सर, काम ब्रिटेन के लिए और वेतन भारत से, प्रदीप का अच्छा प्रश्न है, लेकिन उनको तो यही लगता था ना कि ये नियंत्रण बोर्ड काम भी जो है वो भारत के लिए करता है। ये काम भी जो है वो भारत के लिए करता है। जैसे घर से पैसे तो घर वाले पढ़ाई के लिए देते हैं, अब तुम कहीं पे भी उड़ाओ तो भाई घर वालों को तो यही लगता है ना कि पैसे तो पढ़ाई के लिए दिए हैं प्रदीप। तो वैसी सी बात है कि अपने को ये लगता है कि काम ब्रिटेन के लिए, लूट ब्रिटेन के लिए, शोषण भारत का, और पैसा भी भारत दे।
अपन अपनी जगह जायज़ है। लेकिन जो ब्रिटेन की सरकार जो बैठी थी उसे लगता था कि काम भारत में कर रहे हैं, चाहे लूट हमारे लिए रहे हैं, लेकिन बिठाया तो भारत में है तो उसका वेतन भी जो है वो भारतीय ही देंगे। 1813 के एक्ट में कंपनी के लिए एक नई बात आती है कि तुम मौज करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे कुछ हथियाना नहीं चाहते हैं। चार्टर का मतलब एक्ट है भाई आपका, जब परिषद अधिनियम आया है, परिषद अधिनियम है, आगे इन्हीं का नाम चेंज करके हम भारत शासन अधिनियम कर देंगे, फिर इनका नाम जो है वो भारत परिषद अधिनियम कर देंगे। अब आपसे जो है वो आगे जो है ना, अब ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि तुम डरो मत रे कंपनी वालों, तुम डरो मत, हम धीरे धीरे सब छीन लेंगे, पर थोड़ा रुको, 1858 आने दो, तब तक हम सब छीन लेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा छीनते हैं। कह जी थोड़ा थोड़ा छीने कैसे? कि देखो पहले इन्होंने क्या कहा कि निजी व्यापार नहीं करोगे, निजी व्यापार और रिश्वत नहीं लोगे, जायज बात। फिर आगे और कंट्रोल कर रहे हैं कि 20 साल तक व्यापार करोगे। 1813 में उन्हें कहा कि तुम 20 वर्ष तक और व्यापार करोगे, तो राजी हो गए सारे कंपनी वाले को, वाह गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अगली बात सुन जाओ, मजा कहाँ गया कि लेकिन तुम्हारे पास व्यापारिक एकाधिकार नहीं होगा, तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया जाता है, तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार जो है वो खत्म किया जाता है। कि गुरुजी ये क्यों किया? तो वहां पे ब्रिटेन में और भी तो कंपनियां थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो कंपनियां भी लॉबी कर रही थी, अपने मंत्रियों से मिल रही थी, वहां पे पीएम वीएम के सामने जाके रिपोर्ट दे रहे थे कि साहब ये एकली कंपनी इतने देश में व्यापार कर रही है, ये कोई बात हुई क्या? हमें भी करने दो व्यापार, हमें भी जो है वो व्यापार करने दो। तो ये अकेली कंपनी कैसे व्यापार करेगी? तो इनको राज्य रखने के लिए कहा कि तुम 20 साल व्यापार करोगे, लेकिन तुम्हारे साथ और कंपनियां भी व्यापार करेगी, तुम्हारे साथ और कंपनियां भी व्यापार करेगी, व्यापारिक एकाधिकार तुम्हारा जो है वो समाप्त है। मतलब मोनोपोली नहीं चलेगी कि तुम ये बोलोगे नहीं भारत में तो हम ही व्यापार करेंगे। बताओ ये बात तो जायज थी ना, व्यापारिक एकाधिकार खत्म तो करना पड़ता। तो इतने में तो फिर बाद में कंपनी वाले रोते रोते चले गए, साहब माई बाप हमने जो है वो ढूंढा, हमने लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे नवाब को और जो है वो राजाओं को भड़काया, कितनी मेहनत की, और आपने हमसे 1813 में सब कुछ छीन लिया। थोड़ा तो प्रेम भाव रखो, इतना बड़ा जो है वो देश तुम्हारे जो वो लिए लाए हम लोग है, तो थोड़ा तो रखो, ऐसे क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत में पानी फेर दिया आपने। तो क्या तो थोड़ा रखो तो थोड़ा ले लो, पर ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या तो थोड़ा तो दो, क्या थोड़ा दे रहे हैं, दो चीज तुम्हें दे देते हैं एक बार के लिए, कि एक तो जो है वो दोस्तों चाय का व्यापार केवल कंपनी करेगी, एक तो चाय का व्यापार कंपनी करेगी क्योंकि इसमें लाभ ज्यादा था, एक चीन के साथ व्यापार कंपनी करेगी, चीन के साथ व्यापार कंपनी करेगी, चीन के साथ व्यापार कंपनी करेगी। ये छूट के अंदर जो है वो दो चीज दे दी गई है, छूट के अंदर जो है वो दो चीज दे दी गई है कि चाय का व्यापार तुम कर लो और चीन के साथ व्यापार तुम कर लो, और तुम्हें जो है ना व्यापार और हर कंपनी करेगी। तो थोड़ी बहुत इन्होंने मिन्नतें करी तो कुछ तो मिला, थोड़ी बहुत मिन्नतें करी तो कुछ तो मिला, हाँ थोड़ी बहुत मिन्नतें करी तो कुछ तो मिला। फिर बाद में एक नई स्ट्रेटजी बनी, और नई स्ट्रेटजी क्या थी? अब अंग्रेजों को अपनी विचारधारा को भारत पे थोपना था। इतने दिन अगर आपको कहीं पे लंबा राज करना है ना, अगर आपको चाय और चीनी नहीं कर देना, तुम लोग चीनी मत कर देना, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापार तुम 20 साल तक करो। यहां तक भारत पे इनकी पकड़ जो थी वो सैन्य पकड़ थी। इन लोगों ने जो है वो सेना के दम पे, व्यापार के दम पे भारत पे हक कर रखा था। लेकिन अब अंग्रेजों ने थोड़ा दिमाग स्टार्ट किया और अंग्रेजों ने कहा कि अब विचारधारा मजबूत करनी पड़ेगी। क्या मजबूत करनी पड़ेगी? विचारधारा मजबूत करनी पड़ेगी। और विचारधारा मजबूत करने की बात यह है कि अब उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भारतीयों को जो है वो हम मानसिक रूप से भी जो है वो गुलाम बना सकें। क्या बना सके? मानसिक रूप से भी जो है वो दोस्तों उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। तो इन्होंने पहली बार कहा कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए, भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है वो प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे, ताकि अंग्रेजी में बोलने वाले बाबू मिल जाए, अंग्रेजों का गुणगान करने वाले लोग मिल जाए, और दोस्तों जो है वो अंग्रेजों की पकड़ मानसिक रूप से भी जो है वो तैयार हो सके। बताओ आया समझ में? 1813 का चार्टर एक्ट रटने से नहीं आएगा,
रिदम से आएगा कि 1773 में रेगुलेट किया, एक इकाई माना, बंगाल के अधीन कर दिया दोस्तों बंबई और मद्रास को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने लगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें सर एलिजा इम्पे न्यायाधीश थे और कार्यकारी परिषद 1+4 की बनी, जो है वो दोस्तों बहुमत से निर्णय लेंगी। फिर समस्या 2 थी, और समस्या 1 तो थी कि सुप्रीम कोर्ट और आपकी जो है वो कार्यकारी परिषद में विवाद चल रहा था, उसका हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट से समाधान कर दिया। एक समस्या थी कार्यकारी परिषद में जिसमें एक सदस्य कम करके हमने जो है वो क्या कर दिया दोस्तों, उस समस्या का भी समाधान कर दिया। तुम्हारे सामने तो क्या है समस्या का समाधान, और समस्या का समाधान क्या किया कि अब एक सदस्य कम कर दिया और हमने एक नियंत्रण बोर्ड बनाया और हमने एक जो है वो एक निदेशक बोर्ड बनाया। नियंत्रण बोर्ड जो है वो राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करता है और दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण करते हैं। 1793 में कोई ज्यादा बातें नहीं कही कि ये 20 साल तक व्यापार और कर लो, और जो है ये जो आपका मामला है इनकी सैलरी वैलरी भारत की जो है वो भारत से दी जाएगी, और राज्यों में भी गवर्नर और उनकी परिषद होगी, नियुक्ति सम्राट करेंगे। लेकिन 1863 में 3 चीज, 3 इधर वाली 2 इधर वाली, क्या कि 20 साल तक व्यापार तो कर लो पर एकाधिकार नहीं रहेगा। तब इन्होंने कहा आप कुछ तो दो, चाय और चीन के साथ व्यापार तुम कर लो। ईसाई धर्म के प्रचार की बात की जाएगी, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। बताओ किस किस को समझ में आया कि कंपनी 20 वर्ष तक जो है वो व्यापार कर ले दोस्तों, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। उसके साथ साथ दोस्तों जो है याद रखिए चाय का व्यापार और चीन के साथ के व्यापार का एकाधिकार अब भी कंपनी के पास था। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च की बात की गई। बताओ, हाँ बताओ बताओ। हम्म अब 1833 में चलो, ऑल सेट है मामला, करवा दूंगा लास्ट में एकदम याद। हाँ बताया ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने का रीजन, अभी तो बताया, आप वापस रिवीजन करें। ऑल अंडर कंट्रोल। अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हें पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटे में 1 लाख बहुत होया करता, थाने सो के तो दिमाग में याद हो जाए, कब तो बढ़िया तो थे पढ़ो, तो थाने पीडीएफ की काई जरूरत है। मन लाग गया कदे कदे, मैं काल में दे दूँ पूरा चैप्टर की, 1947 तक की कल दे दूंगा, 1947 तक की कल दे दूंगा, ताकि एक चैप्टर ऐसे वाह सर तैयार होगा। लेकिन फिर भी तुम कितने होशियार टाबर हो, तुम तो कभी कभी ऐसे सुबह सुबह नींद में क्या ना, ऐसे शाम को सोना तब रील कम देख के सोया करो, वो दिमाग में प्रभाव डालती है, और सुबह आदमी है ना ऐसे बिना मन के उठता है। शाम को बढ़िया भगवान का नाम लेके आराम से सोया करो, 1-2 को शायरी सुन लिया करो, कुछ और सुन लिया करो, लेकिन ये तुम्हारा रील वील मत देखा करो। हाँ सर अभी तो हो जाता है पूरा याद, फिर बाद में जो है वो पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, वो तो ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका ये सवाल हो कि सर अभी तो पूरा याद हो जाता है लेकिन बाद में जो है वो भूल जाते हैं, ये एक समस्या है। ऐसा भी कोई है क्या? हाँ ऐसा तो नहीं है कोई पे, चलो ठीक है, तो आगे बात करो। ऐसे कौन कौन है? देखो मैंने कल परसों ही तुम्हें एक बात बताई थी कि तुम नवाब नहीं हो। रमेश याद करेगा तो रमेश का सिलेक्शन हो जाएगा, आरपीएस इतनी वैली नहीं है। सुरेश करेगा तो सुरेश का हो जाएगा, प्रियंका रिवीजन ज़्यादा करेगी तो प्रियंका का हो जाएगा, प्रियंका नहीं करेगी तो आरपीएससी को फर्क नहीं पड़ता 1% भी। प्रियंका जाने यार प्रियंका का रिवीजन जाने, शालिनी जाने यार शालिनी का रिवीजन जाने, निशा जाने यार पीयूष जाने। उनको तो इनमें से जो ज़्यादा रिवीजन करेगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको आरपीएससी ले जाएगी, और जो नहीं करेगा वो बैठा रह जाएगा। तब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो याद करो, रिवीजन करो। समस्या सबके साथ है, सब पढ़ते हैं याद होता है, नहीं रिवीजन करते तो भूल जाते हैं, तो तुम्हें डिसाइड करना। आगे चलते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट की तरफ चलते हैं, और 1833 के चार्टर एक्ट की तरफ चलते ही सबसे पहली बड़ी सूचना बताओ कौन सी आती है? सबसे पहली बड़ी सूचना जो है वो कौन सी आती है, ये बताओ मुझे। सबसे पहली बड़ी सूचना जो है वो कौन सी आती है, ये बताओ तुम लोग मुझे। सबसे बड़ी सूचना जो है वो पहली कौन सी आती है, ये बताओ मुझे। क्या जी सबसे बड़ी सूचना ये आती है कि कंपनी वाले राजी हो जाओ, तुम लोग जो इंतजार में बैठे हो 20 वर्ष तक तुम्हें जो है वो व्यापार की अनुमति दे दी गई है वापस से। को
20 वर्ष तक तुम्हें व्यापार की अनुमति वापस से दे दी गई है। तो राजी हो गए, ये राजी हो गए, बेजा मतलब लाडू बंटन लग गया। पर क्या लाडली बार्जी की तरह छूट दी ने, बाप खत्म है। व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः जो समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को जो है, एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहां आके मामला सेट हो रहा है। समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पहला काम तो ये किया इन्होंने। तो कंपनी वाले बोल भी नहीं सकते बेचारे। कंपनी वाले पहले बड़े प्रेम से बुढ़ा बुढ़ा के काम कर रहे थे, अब जो है वो दोस्तों पूर्णतः जो है वो एकाधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्णतः एकाधिकार कर दिया गया। तो इधर से तो कंपनी वाले दुखी, उधर से जो है वो इन्होंने जो है वो पूर्णतः केंद्रीकरण भी कर दिया। पूर्णतः केंद्रीकरण भी कर दिया। पूर्णतः केंद्रीकरण भी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों अब जो है वो आपके यहाँ पर जो बंगाल के नीचे बंबई और मद्रास जो आते थे, बंबई और मद्रास की जितनी भी शक्तियां जो थी वो दोस्तों जो है वो किसको दे दी गई? बंगाल को दे दी गई। शुरू से इनका उद्देश्य यही था, कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल करते करते दोनों को बुढ़ा के दोनों काम ले लिए। मतलब बंगाल को सेंटर बना दिया गया कि बंगाल जैसे जो है वो भारत की राजधानी है और इसमें बैठा हुआ आदमी जो है वो पीएम से कम नहीं है। तो याद रखे, जो पहले पुराने एकाधिकार दिए थे चाय और चीन के साथ व्यापार वाले, ये दोनों खत्म कर दिए। व्यापार तुम करो, मना नहीं करेंगे। हाँ, वो तुम्हें छूट दी थी चाय और चीन वाली, तुमने घनी चाय बेच ली, चीन के साथ जाके घना अफीम का व्यापार कर लिया, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। क्या साहब इसका मतलब आप तो ये मान रहे हो कि ये कंपनी का शासन नहीं है? क्या जी, कंपनी का शासन नहीं है कि अब हमने भारत को ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में मान्यता दे दी। भारत को ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में मान्यता दे दी। भारत को ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में मान्यता दे दी गई। मान्यता दे दी गई कि अब ये जो कॉलोनी है वो ब्रिटेन सरकार की है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है। तुम्हें व्यापार करना है करो, चाहे चाय का करो, चीनी का करो, चाहे चीन के साथ करो, चाहे कॉफी का करो, व्यापार करो। ज्यादा चौधर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चौधर करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने जो है वो ये कहा, याद रह जाएगा तुम लोगों को। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, तो ये तो याद रह जाएगा। तो ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी। फिर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को और याद करवा दूंगा। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट क्या याद करवाता है आप लोगों को? 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि 20 साल तक तुम लोग व्यापार कर लो, हम मना नहीं कर रहे, और कर लो, लेकिन एकाधिकार नहीं रहेगा। चाय और चीनी हो, चाहे कॉफी हो, व्यापार में स्वतंत्रता है, जिसका जी करे वो व्यापार करे, तुम्हारी कोई मोनोपोली नहीं चलेगी। केंद्रीकरण भी पूरा हो गया जो 1773 से चला था, क्योंकि उद्देश्य तो इनका यही था कि बंगाल को जो है वो दोस्तों सबसे ऊपर रखना है, और दोस्तों जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल के नीचे सारे के सारे लोग आ जाए। पूर्णतः केंद्रीकरण हो गया। अब दोस्तों जो है वो याद रखें, आप यहां पे आपके जो है वो ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में मान्यता दे दी। तो अब मैं बताओ, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर सकता हूं क्या? ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश मान लिया, तो अब यह नाम चेंज करना चाहिए क्या? पहले तुम इसे बंगाल का गवर्नर कहते थे, 73 में तुमने इस लोगों को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा, लेकिन अब ब्रिटेन ने भारत को मान्यता दे दी कि तुम हमारे उपनिवेश हो, तो क्या भारत का नाम क्या होना चाहिए? अब उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जो है वो दोस्तों जो है वो करना स्टार्ट किया और उसे अपने अधीन बनाया। तो अब ये नाम ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि आज से बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे, क्योंकि अब बंगाल तो एक राजधानी है और उसके नीचे सब आते हैं। बंगाल ही सत्ता का केंद्र है, और अब जो है वो ये अलग अलग कोई प्रांत ये नहीं, अब तो जो है वो ब्रिटिश भारत के तहत ये जो है वो सारा मामला। इसको समझने में ना, ये अगर समझा हुआ नहीं होना तो जनता रटे फिरती है।
और क्या रटे फिरती है? केवल और केवल बस इतनी सी बात को रटे फिरती है जनता कि उन्हें ये तक समझ में नहीं आता कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल क्यों कहा गया। आ गया समझ में? हाँ आया बात समझ में। अब ये केवल जनता और जनता इतना याद करती है। एक मिनट रुकना, भी घर से फोन है। हाँ मैं क्लास में हूँ। बताओ तुम्हें आनंद आया या नहीं आया? मुझे तो ये बताओ तुम्हें आनंद आया या नहीं आया? इतना तो समझ में आ गया ना? बिना तुक की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये टॉपिक मैं तुम्हें रटवाऊंगा नहीं, ये टॉपिक मैं तुम्हें समझाऊंगा। ऐसे नहीं चलना ये, क्योंकि पूरा रिदम है। एक स्टोरी चल रही है आपकी 1773 से। स्टोरी चल रही है कि पहले बंगाल पे कंट्रोल था और बंबई बंदराज पे कंट्रोल करने के लिए उसे बंगाल के गवर्नर की बजाय उसे थोड़ा बड़ा नाम दिया गया, गवर्नर जनरल। अब पर्सन कभी कभी पूछ लेते हैं, ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश की मान्यता कब दी? याद ही नहीं रहता जनता को। ब्रिटिशर्स ने भारत को उपनिवेश की मान्यता कब दी? याद ही नहीं रहता। उपनिवेश मतलब अब भारत जो है वो आपका, चाहे बंगाल हो, बंबई हो, मद्रास हो, डायरेक्ट ब्रिटेन का जो है वो दोस्तों उपनिवेश है। राज अभी भी कंपनी का है, लेकिन जो वो डायरेक्ट ब्रिटेन का उपनिवेश है, उनकी कॉलोनी है, उनकी कॉलोनी है। ये 1833 का पर्सन सही होगा। और इसका नाम ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल किया गया। इसके पीछे का कारण और आधार यही तो है, नहीं क्यों करते? जब ब्रिटेन का भारत हो गया तभी तो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल हुआ। जब ब्रिटेन का भारत हो गया तभी तो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल हुआ, नहीं तो बंगाल के गवर्नर जनरल से काम चल रहा था। कंपनी तो बंगाल, मद्रास, बंबई में काम कर ही रही थी। कंपनी तो आज भी राज चला ही रही है। लेकिन ब्रिटेन ने भारत को अपनी कॉलोनी के रूप में मान्यता दी। जब ब्रिटेन का भारत हुआ तभी तो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जो है बना। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे दोस्तों आपके? विलियम बेंटिक। कौन थे दोस्तों आपके यहाँ पे? विलियम बेंटिक जो है वो पहले आपके ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। आया मजा? अब 1833 में दो बात और है। 1833 में दो बात और है, और वो दो बात और याद कर लो। जब 1833 में दो बात और है, और वो दो बात क्या है आप याद रखना कि 1833 में दो बात ये है कि यहां पे एक अस्थायी सदस्य आता है। यहां पे एक क्या आता है? अस्थायी सदस्य आता है। और वो अस्थायी सदस्य जो है, मतलब 1+3 की तो तुम्हारी जो है वो काउंसिल थी, लेकिन उस काउंसिल में जो है वो एक अस्थायी सदस्य आता है। उस काउंसिल में क्या आता है? एक अस्थायी सदस्य आता है। और वो अस्थायी सदस्य जो आता है वो टेम्परेरी मेंबर होता है। उसके पास वोट का अधिकार नहीं होता, उसके पास वोट का अधिकार नहीं होता। बस उसको लाया जाता है कि आप थोड़ा और अच्छा काम करो। और उस आदमी का नाम होता है लॉर्ड मैकाले। उस आदमी का नाम होता है लॉर्ड मैकाले। याद आ रहा है तुम्हें लॉर्ड मैकाले? शिक्षा के अंदर भी नाम आएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी, उन्होंने कहा था कि अमीर लोगों को पढ़ा दो, बड़े वाले लोगों को पढ़ा दो, इनके घर पे जो काम करेंगे वो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इनके बच्चों तक बात जाते 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 दुनिया में नीचे तक जो है वो शिक्षा चली जाएगी। टपकन सिद्धांत, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उन्होंने कहा था लॉर्ड मैकाले ने कि सबको पढ़ाना सरकार के बस की बात नहीं है। तुम तो इन अमीर को और उच्च वर्ग वालों को पढ़ा दो। जब अमीरों के घर में काम करने वाले नौकर आएंगे तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। जब वो पढ़ लेंगे तो अपने घर जाके अपने बच्चे को पढ़ा देंगे। तो धीरे 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 समाज में ना ऊपर से नीचे तक शिक्षा जानी चाहिए। आप एक साथ सबको नहीं दे सकते। और ये जब लॉर्ड मैकाले आया तो भाई इसको जो है वो वोट का अधिकार तो नहीं दिया, लेकिन भारत में लॉ मेकिंग के लिए इसी समय पहला विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि आयोग बनाया गया। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विधि आयोग की स्थापना हुई, और विधि आयोग जो है उसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। 1834 में विधि आयोग बना था। 1834 में विधि आयोग बना था आपके लॉ रिफॉर्म्स के लिए। तो दोस्तों याद रखना, हाँ याद रह जाएगा।
श्योर, एकदम क्लियर। तो अब बताओ 1833 दिमाग में बैठा गया, फिर पीपीटी से मैं बाद में याद करवाऊंगा। ये बताओ अब अगर 1833 कोई पूछ ले तो बता दोगे क्या कि भाई 20 साल तक व्यापार कर लो लेकिन एकाधिकार तुम्हारा समाप्त है, और जो है वो दोस्तों जो है वो केंद्रीकरण पूर्णतः हो गया है, पूर्णतः केंद्रीकरण हो गया है। मद्रास और बंबई अब जो है वो आपके अंडर कंट्रोल है इनके, और उपनिवेश के रूप में मान्यता दे दी है, उपनिवेश के रूप में मान्यता दे दी है। इसीलिए तो नाम पड़ा ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल। क्या नाम पड़ा? ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल है। और ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जब नाम पड़ा दोस्तों आपके यहाँ पे, तो यहाँ गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थायी सदस्य की नियुक्ति हुई। इसे वोट देने का हक तो नहीं था, लेकिन ये अस्थायी सदस्य लॉर्ड मैकाले आया, और ये जब लॉर्ड मैकाले आया तो इसकी अध्यक्षता के अंदर जो है वो 1834 में विधि आयोग का गठन होता है। और विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो दोस्तों कौन थे? याद रख लेना, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। हाँ, अब बताओ भाई किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया? क्या सर सारी बातें बता दी? एक चीज और बता दो, और वो एक चीज क्या है? इसी के तहत दोस्तों आपका जो है वो दास प्रथा को खत्म करने की बात हुई, और उसके लिए दास प्रथा को खत्म करने की जब बात हुई तो दास प्रथा को खत्म करने का भी अधिनियम लाया गया। दास प्रथा को खत्म करने का अधिनियम 43 में बाद में लाया गया, लेकिन इन्होंने अंदर लिख दिया था कि दास प्रथा उन्मूलन की भी जो है वो बात की जाए, दास प्रथा उन्मूलन की भी जो है बात की जाए। मैं आगे चलूं उससे पहले मैं आपको, हाँ अब बताओ किस किस को समझ में आ रहा है? बेस्ट मामला चल रहा है सर, पॉलिटी आज हिस्ट्री लग रही है। अब तुम्हें मुझे ये मत बोलने लग जाना कि सर हिस्ट्री पढ़ाओ, लेकिन पॉलिटी में हिस्ट्री है, सब्जेक्टों में समन्वय है, सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है, पब्लिक एड और पॉलिटी एक साथ ही पढ़ा जाता है। हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा संबंध है। जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मामलो काबू में, अगर मामलो काबू में कोनी, जब मैं थारू केवल 3 मिनट ले और फिर आगे चाल चूँ। सब पहले थे पढ़ो 1773 को एक्ट है, और 1773 में एक्ट में थे बंगाल को गवर्नर जनरल बनायो, बंगाल को गवर्नर जनरल थे बनायो। बिकॉज अगर इंपॉर्टेंट बात है आ कही कि दोस्तों यहाँ से जो है वो केंद्रीकरण जो है वो चालू कर ही हुआ, मतलब जो बंबई और मद्रास थे उनको तुमने अधीन करना स्टार्ट किया। और उसके साथ साथ एक बात तुमने कही कि निजी व्यापार जो है वो लोग नहीं करेंगे, और रिश्वत जो और उपहार जो है वो नहीं ली जाएगी, रिश्वत और उपहार जो है वो नहीं ली जाएगी, उपहार जो है वो नहीं लिया जाएगा। और तुमने कहा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, और उसके साथ साथ कार्यकारी परिषद होगी गवर्नर जनरल की, और कार्यकारी परिषद जो गवर्नर जनरल की होगी वो 1+ जो है वो दोस्तों आपकी 4 की होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट है, आपके सुप्रीम कोर्ट और आपकी जो है वो दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विवाद हुआ, तो हम लेकर आए एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाए। और इसका कहना बस इतना सा था कि अब कंपनी पे कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। जब इसमें अमेंडमेंट की बात आई तो इसे हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट है, और पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 के अंदर आया, जिसके तहत कार्यकारी परिषद अब 1+3 की हो गई, और जिसके तहत अब निर्णायक वोट गवर्नर जनरल का हो गया। और निर्णायक वोट गवर्नर जनरल का होने के बाद में दोस्तों एक आपका जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जो राजनीतिक नियंत्रण करेगा, और एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जो व्यापारिक नियंत्रण करेगा, जो आपके व्यापारिक नियंत्रण करेगा। उसके बाद में जो है वो अगली सूचना आती है दोस्तों आपके पास है 1793 की। 1793 में बात है आपकी कि 20 वर्ष तक जो है वो दोस्तों आपको अधिकार दे दिया गया है, इन सब के वेतन भारत के कोष से बनेंगे, प्रांत में भी जो है वो गवर्नर और इसकी परिषद होगी, और जो है वो नियुक्ति सारी सम्राट करेगा। उसके बाद में अगला आपका दोस्तों जो है वो आता है, कौन सा आता है? 1813 का। 1813 में कहते हैं 20 वर्ष तक दे दिया,
दिया, लेकिन एकाधिकार हम समाप्त कर रहे हैं, पूर्णतः नहीं कर रहे पर कर रहे हैं। छूट तुम्हें बस इतनी सी दे रहे हैं कि तुम लोग जो है वो क्या याद रखना, चाय और चीन के साथ व्यापार कर लेना, चाय और चीन के साथ व्यापार कर लेना, ईसाई धर्म का हो सके तो प्रचार कर लेना, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए हम तुम्हें दे के जा रहे हैं, इसका भी जो है वो तुम लोग जो है वो उपयोग कर लेना। और उसके बाद में आपका आता है दोस्तों क्या 1833 का चार्टर एक्ट है, 20 वर्ष तक जो है वो आपको वापस छूट, एकाधिकार कंप्लीटली खत्म, पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया, सब अधीन हो गए। भारत को उपनिवेश के रूप में माना तो ब्रिटिश भारत हो गया, इसलिए ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। एक अस्थायी सदस्य लॉर्ड मैकाले लाया गया जो आगे विधि आयोग की जो है वो दोस्तों अध्यक्षता करता है, और दास प्रथा के उन्मूलन की बात कही गई। किस किस के मामला अंडर कंट्रोल, हाँ किस किस को मामला अंडर कंट्रोल बताओ। किस किस के मामला अंडर कंट्रोल है, आ गयो आनंद। तो थे 5 मिनट क्यों खराब करी, क्यों थारी करी, क्यों मेरी करी। मैं थारू केवल और केवल 1 महीने ही तो सहयोग मांग रहे हूँ कि थे बात न करो तो मैं थाने पढ़ा दूँ, मन भी ज़्यादा टाइम तक जो है वो 1 घंटे की क्लास ले, अब थे मेरी क्लास करवा दी 1.25 घंटे की। हाँ कर दिया था, पर अब उनकी पूरी शक्तियां ही ले ली। इसमें कभी वो मत करना, ये सोचना कि केंद्रीकरण चालू 73 से कर दिया था, लेकिन अपूर्णतः केंद्रीकरण हो गया। याद हो गया, समझ भी आ रहा है। पहली बार किसने पढ़ा ये टॉपिक, पहली बार नए वाले स्टूडेंट, 2 दिन हुए तुम्हें आके, लेकिन तुम्हें फील तो आ रहा होगा कि यार सर मज़ा आ रहा है। कभी तुम लोग ये तो फील नहीं कर रहे कि कहीं और जाते, इतने पैसे लगाते तो पता नहीं आ रहा इसकी क्या ही तैयारी होती। अब तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि तुम्हारे हमने 1 मिनट में बचा दिए 85,000 तो, और जयपुर जाने का खर्चा बचा दिया, और जोधपुर जाने का खर्चा बता दिया। दिल्ली वाली कोचिंगों में जाते तो पैसे लगते तुम्हारे 3 लाख, पढ़ाते वो तुम्हें 3 घंटे, और पढ़ाते भी दिल्ली वाली भाषा में हैं। फिर तुम जो है वो कहते सर उनका तो कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा। लग रहा है अच्छा। हाँ पहले भी पढ़ा है, लेकिन समझ पहली बार ही है। जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा है सर, सब छप रहा है दिमाग में। और आज शाम को तो जनगणना पूरी हो जाएगी, जनगणना। हाँ तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा, करना तुम्हें पड़ेगा। अगर आरएस की 1 नंबर संस्था बनानी है तो रिजल्ट तुम दोगे तभी बनेगी। मैं तो बढ़िया पढ़ा रहा हूँ कई सालों से, पर संस्था अब बनी है तो इस संस्था को आगे तुम ही लेके जाओगे। अब तुम्हारा मन नहीं करता कि जो है वो अब आरएस के अंदर एक एडमिशन तो करवाएंगे, तो अब नहीं करवाओ तो अपना अगला बैच 15 अगस्त का आएगा। 15 अगस्त तक तो अपने साथ वालों में से किसी एक को कन्विंस करो। मैं तुम्हें 15 अगस्त तक जो है वो गारंटी दे रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी ऐसे याद करवा दूंगा कि तुम्हें जो है ना चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। लेकिन तुम भी तो जो है बूस्टर के लिए 1 मिनट निकाल सकते हो। अगर तुम लोग इतने जने हो, तुम भी अगर 1-1 मिनट निकालो दिन में और एक साथ वालों को बताओ, क्योंकि जाना तैयारी आ रही है इसके आपके आसपास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उन्हें पैसे लगाना कहीं और जाना है। हमारे पास इतना जो है अभी संसाधन नहीं है कि गांव गांव में होर्डिंग लगा दूं, या जो है हर जो है वो बस स्टैंड पर होर्डिंग लगा दूं, या मेट्रो जो है वो स्टेशन ले लूं, या जो है वो बहुत बड़े होर्डिंग आपको रेलवे लाइन पे मिल जाए, एनएच पे मिल जाए, या अखबार में आपको फर्स्ट पेज दे दूं। अखबार में फर्स्ट पेज का खर्चा होता है ना 1 दिन का, उतने में तो तुम्हारी पूरी संस्था चल रही है, उसमें उतने में तो तुम्हारी पूरी संस्था चल रही है। तो हम अभी जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और सशक्त करने के लिए हम आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, और आप जो है वो अपने साथ वालों को बता सकते हैं। आप में जिस दिन ये अपनत्व का भाव आ जाएगा ना कि बूस्टर हमारी है, तो उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर आप हक से बोल भी सकेंगे और मैं भी आपको बोल पाऊंगा। तो मैं पॉलिटी पूरी कंठस्थ तुम लोगों को जो करवा दूंगा 1 महीने में। हाँ अब आपने इस बैच में करवाया नहीं करवाया वो कोई बात नहीं है, लेकिन 15 अगस्त का टारगेट मैं आप लोगों को अभी से दे रहा हूं। तैयार हो 15 अगस्त के टारगेट के लिए? अब आगे चलते हैं और दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। बट मेरी इच्छा है कि 1853 का चार्टर एक्ट जो है वो कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। हाँ तो जब बूस्टर तुम्हारी है तो विनम्र निवेदन है, 15 अगस्त को जो है वो अगला बैच आएगा, आप अपने साथ वालों को जो है हाँ
एक पूछा गुरुजी अखबार में छापने के लिए कितना पैसा लगता है? अखबार में छापने के अंदर अगर सेंटर में आप ऐड दो तो 10 से 15 लाख रुपए लगते होंगे। मैंने कभी पूछा नहीं, काम अपना पढ़ा नहीं, लेकिन सुनते हैं उतने के अंदर तो जो है वो तुम्हारी कोचिंग का पूरा स्टाफ काम करता है, पूरी कोचिंग ही चलती है अपनी। हाँ, तो अगर ऐसे करेंगे तो कैसे दे पाएंगे? अखबारों में ऐड देने के लिए फिर बाद में फीस भी लाखों रुपए की होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो ऐड दे पाते हैं। आपने फीस इतनी सी बात आप बड्डी बड्डी करा, ठीक है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, 15 अगस्त ध्यान में रखना। 15 अगस्त को अपना बैच आएगा और 15 अगस्त के बैच के लिए आप अभी से अपने साथ वालों को बोले एक एडमिशन व्यक्तिगत जिम्मेदारी लगा लेके। और ये मैंने स्पेशल कह रखा है, जो आदमी ये करेगा वो जयपुर जो है वो पर्सनली मिलने आएगा। हम गूगल फॉर्म भरवाना स्टार्ट करेंगे इस बार। जिन 25-30 लोगों ने अपने साथ वालों को एडमिशन करवाया था, उनके हमने अलग से जो है वो नंबर लिखे हैं, और अलग से नंबर लिख के हम उनको एक दिन बताएंगे कि आप बूस्टर के ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि बूस्टर हर जगह नहीं है। डेली यूट्यूब पे मिल सकते हो, लेकिन वैसे पर्सनली अगर नहीं मिले हो तो जो है वो आप कभी भी एक संडे हम आपको देंगे जिसके अंदर आप 20 से 25 लोग, इससे ज़्यादा हमारे पास बिठाने की जगह नहीं है। एक ही कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें 25 एक जने बैठ सकते हैं, और तो स्टूडियो चलते हैं। एक बेसमेंट में ये छोटी सी संस्था चलती है जिसकी कभी विजिट मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो टेक्निकल टीम ने जो है वो पीयूष केयर इनके नंबर लिख लिए, तो आपको हम जो बता देंगे। तो ये एक भाव है, ये एक अपनापन है, आप अपने साथ वालों को जरूर बताएं। और आज से दिमाग में रखेंगे कि अपनी कोचिंग का अगला बैच 15 अगस्त को आ रहा है, और अपनी कोचिंग अपनी जिम्मेदारी है, हम जो अपने आप बताएंगे। हाँ, नहीं प्रदीप, फिर धीरे धीरे ऐसे सबका साइकिल में नंबर आ जाएगा ना, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। लेकिन हमारे पास 20 से 25 जनों की जो है वो जगह है, तो मैं साइकिल में धीरे धीरे, पहले तो अपने पास जगह ही नहीं थी कि अपन बिठाए कहाँ। मैं घर से क्लास ले रहा हूँ और टीचर घर से क्लास ले रहे थे, लेकिन अब एक बेसमेंट लिया है बूस्टर एकेडमी में, जिसमें 2 स्टूडियो बन गए, एक ऑफिस बन गया, एक कॉन्फ्रेंस रूम 20 बाई 14 का है। तो 20 बाई 14 के अंदर तो इतने ही जने आएंगे ना, और हर संडे जो है वो अगर मैं मिलता ही रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? तो धीरे धीरे एक साइकिल से बुलाना स्टार्ट करेंगे। पहले 25 जने आ गए, फिर आगे आगे कभी 25 जने आ जाए, फिर आगे कभी 25 जने आ जाए। तो ऐसे करेंगे तो महीने में 100 जनों से मिलेंगे, तो फिर बाद में साल के अंदर जो है आराम से 1200 जनों से मिल लेंगे। फिर कभी बड़ा सेमिनार करने आ रहा हूँ ना मैं, उदयपुर आऊंगा एक बार, तुम बोलोगे तो सूरतगढ़ आ जाऊंगा, फिर कभी देखेंगे प्लान बाहर भी करेंगे, है ना। सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहेगा अपनी कोचिंग में, मेरी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ, 20 को जो मेंस देने आए हैं वो जरूर मिल सकते हैं, उनके लिए मैं बोल दूंगा। हाँ, बीकानेर भी आएंगे, उदयपुर भी आएंगे। हाँ, धीरे धीरे अब मैं थोड़े सेमिनार करूंगा सीकर बीकानेर, तो जरूर आप चूरू तो आइश है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और कितनी तारीख को बैच? 15 अगस्त को बैच स्टार्ट होएगा अगला। 15 अगस्त के लिए अभी से आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें हमारी कोचिंग में 15 अगस्त में एक एडमिशन करवाना है। सब ले रहे हो ये वादा? ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं फिर बाद में। अब ऑफिस का टाइम हो गया, मैं भी निकलता हूँ। थैंक यू।